इश्यू ऑफ डिवेंचर जो टॉपिक स्टार्ट करना था अपने को, कंपनी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर बहुत आसान सा काम। तो पहले डिवेंचर को समझते हैं होता क्या है। फिर अपने जब कंपनी चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तब एक बात की थी कि कंपनी को कोई भी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, और फंड्स रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका था शेयर इशू कर देना, दूसरा तरीका था लोन्स ले लेना, और तीसरा तरीका शायद बताया भी होगा डिवेंचर्स इशू कर देना। तो मैंने कहा था इसका प्रैक्टिकल अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे पूरा। तो कंपनी को अगर लोन चाहिए तो उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या कि जाओ किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, लाइक बैंक्स या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वहां से लोन उठाओ और अपना काम चला लो। दूसरा ऑप्शन डिवेंचर इशू करो। डिवेंचर में हम लोग क्या करें, डिवेंचर में पब्लिक से पैसा लेंगे, ऑनर नहीं बनाएंगे उनको, उनसे सिर्फ पैसा लेंगे और उनको बोलेंगे कि देखो ये जो भी पैसा हमने तुम लोगों से लिया, इस पैसे पे हम तुमको क्या देने वाले हैं, परफेक्ट इंटरेस्ट देंगे, फिक्स्ड रेट से दे देंगे, या मे बी फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, बस उसी को समझते हैं थोड़ा। इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स की बात करें तो डिवेंचर वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेट व्हिच मींस टू बोरो। कहां से आया शब्द, लैटिन भाषा से निकल के आया है, और इसका मतलब क्या होता है, टू बोरो मतलब उधार लेना। डेफिनेशन की बात करें तो जो अगर एग्जाम्स में गलती से पूछ ले तो उसके लिए डेफिनेशन है, डिबेंचर इज ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग ए डेब्ट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। 11th क्लास में बीएसटी में हमने कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे क्या, पता नहीं, पढ़े थे क्या? इनको पता है पढ़ेंगे, हाँ बोल दिया तो सर यही पूछ लेंगे अभी। अरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक बीपीबीआर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, पढ़े ना? पढ़े ही नहीं? हाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज था, एक चेक था, और उसी में एक आता है डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेजिंग करता है डेट, उधार को, अंडर कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जिसपे कंपनी की सील्स वगैरह लगी होती है कि हमने इस पर्सन से इतना पैसा उधार लिया हुआ है। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। इसमें ये लिखा होता है कि ये जो अमाउंट हम लोग ले रहे हैं, इसको कितने टाइम बाद रिपेमेंट करना है, एक साथ रिपेमेंट करना है कि टुकड़ों में करना है, इंस्टॉलमेंट्स में, या फिर कंपनी के ऑप्शन पे करना है, ये कंपनी चाहेगी जब दे देगी। एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स्ड रेट पेबल यूजुअली आइदर हाफ ईयरली और ईयरली ऑन फिक्स्ड डेट्स। और साथ में ये भी लिखा होता है कि इस पे जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो कितनी रेट से होगा, कब कब होगा। जनरली या तो वो ईयरली बेसिस पे होता है या हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। क्लियर है? ये तो बात हुई किसकी, डिवेंचर की। एक तरीके से लोन है, हाँ क्लियर है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें सबसे पहला है बेसिस। हाँ बेसिस, शेयर्स और डिवेंचर, तीन कॉलम बना रखे हैं। तो सबसे पहले बात करें ऑनरशिप के बेसिस पे, तो ऑनरशिप के बेसिस पे बात करें तो शेयर्स प्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप को, और वहीं डिबेंचर प्रेजेंट करते हैं डेट्स को। सेकंड, रिटर्न, शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलेगा, डिविडेंड, द रिटर्न ऑन शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड। और वहीं डिबेंचर के लिए रिटर्न क्या होती है, इंटरेस्ट, द रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। रीपेमेंट, शेयर्स की बात करें तो इनको जनरली रिपेमेंट होता है लिक्विडेशन के टाइम पे, यानी कि जब कंपनी बंद होने वाली होती है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वहीं बात करें डिबेंचर्स की तो इनके लिए रिपेमेंट कब होगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। कि अगर डिबेंचर स्पेसिफाइड टाइम के लिए इशू किए थे तो जैसे ही वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही क्या होंगे, शेयर, ओ सॉरी, डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे।
वोटिंग राइट्स, जनरली शेयर्स जो है वोटिंग राइट्स के साथ होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स पे कोई भी स्पेशल वोटिंग राइट्स नहीं होते। सिक्योरिटी की बात करें तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, शेयर किसी भी चार्ज से सिक्योर्ड नहीं होता, पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वहीं डिबेंचर्स की बात करें, डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन असेट्स, डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं फ्लोटिंग चार्ज से सारी असेट्स पर, या तो फ्लोटिंग चार्ज होगा या फिक्स चार्ज होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जनरली होता ही है। क्लियर, ये डिफरेंस है किसका, शेयर्स और डिबेंचर्स का, आरबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हमने अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। तो पहला बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिबेंचर होंगे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से, जो सिक्योर्ड होंगे फ्लोटिंग चार्ज से असेट्स पर, और अनसिक्योर्ड कौन से, जिनका कोई भी फ्लोटिंग चार्ज नहीं होगा असेट्स पर। फ्लोटिंग चार्ज को इस तरीके से समझो कि कल को लिक्विडेशन में अगर जा रहे हैं तो असेट बेचने के बाद पहले पेमेंट उनको करना है, बाद में बाकी सबको। फिक्स में भी वही सारी कहानी है। फिक्स का मतलब है कि एसेट्स फिक्स हो जाती है, फ्लोटिंग में सारी एसेट्स आ जाती हैं, कि एसेट्स को बेचने पर पहले पेमेंट उनका करना है। सिक्योर्ड में फ्लोटिंग चार्ज होता है डिबेंचर होल्डर्स का, लेकिन अनसिक्योर्ड में कोई भी फ्लोटिंग चार्ज नहीं होता। फिर बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, टाइम की बात हो रही है यहाँ, तो इसमें आते हैं एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल जिनको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किया था, वो टाइम खत्म हो गया, उनको उनका पैसा क्या कर दो, रिफंड, वो कौन से हो गए, रिडीमेबल। इरिडीमेबल कि कंपनी जब बंद होगी तभी रिडीम करेंगे, उससे पहले रिडीम उनको नहीं करना होता। थर्ड, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, तो इसमें दो आते हैं, वही कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल वो जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टिबल जो कि शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। कूपन रेट का मतलब यहाँ इंटरेस्ट की रेट से, किससे, इंटरेस्ट की रेट। तो इसमें भी दो आएंगे, एक स्पेसिफिक कूपन रेट जहां पे रेट फिक्स होगी इंटरेस्ट की कि कितना देना है, और दूसरा आएगा जीरो कूपन रेट, इसमें इंटरेस्ट की रेट क्या है, फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, कि कंपनी डिसाइड करेगी उतना दे देंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो, वही रजिस्टर्ड और दूसरा बेयर। रजिस्टर्ड कौन से होंगे, जिनका नेम जो है कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखा हुआ होगा, वो तो कौन से हो जाएंगे, रजिस्टर्ड। और जिनका नेम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है, वो कौन से हो जाएंगे, बेयर। ये थे अपने क्या टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिटेल्स में बुक्स में लिख के दिया हुआ है, वहां से रीड आउट करेंगे अपन, समझा मैंने दिया ये तुमको साथ। इसके बाद इसका सीधा क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थ्योरी पार्ट इतना है नहीं, क्योंकि कंपनी से रिलेट करता है, और कंपनी क्या है वो सारा कुछ लास्ट चैप्टर में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। तो सीधे बात करें डिबेंचर इशू को लेकर, वही डिबेंचर दो तरीके से इशू हो सकते हैं, पहला फॉर कैश, दूसरा अदर देन कैश। कैश में भी दो तरीके, क्या, लमसम और इंस्टॉलमेंट, फिर से तीन तीन केस, एट पार, प्रीमियम। क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, हो सकते हैं, वाले के शेयर्स नहीं पढ़ रहे अभी। डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू, शेयर्स क्यों, शेयर्स में इसमें नहीं है वो। देखो एंट्रीज में, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करूं तो एंट्रीज में बस छोटा सा चेंज क्या करना है, कि उस चैप्टर में हम जहां जहां शेयर लिख रहे थे, बस वहां क्या लिख देना है, हो गया चैप्टर खत्म। कुछ नहीं, नॉर्मल केसेस है जहां पे नॉर्मल इशू करेंगे, पैसा आएगा, खत्म का। कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है, कोई शेयर कोई भी डिबेंचर प्रॉफिट का काम नहीं है।
हाँ चलो अभी देख लो तुम्हारे सामने फिर अभी अभी क्लियर करते हैं। अभी करके देते हैं। हाँ इधर क्वेश्चन देखो। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 ABC Limited issued 10,000 12% debenture of 100 each payable rupees 30 on application and remaining amount on allotment। अभी यहाँ जो बोला ना अपने को कि ये जो बात हुई 12% की, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो देना है डिबेंचर्स पे वो कितना परसेंट देना है, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, बस लिखने को दिया हुआ। ठीक है, 100 ईच 30 ऑन एप्लीकेशन हो गया एंड रिमेनिंग ऑन अलॉटमेंट, मतलब कितना बच जाएगा 70 ना, फिर सीधा सीधा 70, और तो कोई कहानी नहीं। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिबेंचर्स, कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ याद है, भूल गए भाई। हाँ, विच वर फुल्ली अलॉटेड एंड ऑल द रिलेवेंट अमाउंट all the relevant allotment money was duly received, give journal entries in the books of ABC Limited। तो पहली एंट्री क्या करते थे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ना, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बस इतना सा काम करना है। हाँ ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे क्यों हो रही है भाई आवाज तुम्हारी। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000 पे 30 रुपीज कितना आ जाएगा 2,70,000। और ये पेमेंट ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, अभी यहाँ कैपिटल तो क्रिएट नहीं होगी ना, तो बस वो डिबेंचर में ही ट्रांसफर करना है, तो एंट्री बन जाएगी वापस क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 2,70,000। इसके बाद क्या काम करते थे, अलॉटमेंट ड्यू, वही काम यहाँ करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर, अभी शॉर्ट में लिखूंगा अंडर सब्सक्रिप्शन, क्लियर। तो अभी शॉर्ट में लिखूंगा डिबेंचर, ध्यान रखना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% लिखना जरूरी है, अप्लाइड 9,000 है ना, तो उसी से तो सारी एंट्रीज कर रहे हैं अपन। वो तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में है। हाँ आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन उसमें इतना वो नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल एंट्रीज है, बस पेमेंट आने की, कोई कॉल सीनियर नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, नॉर्मल सारा। अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें 70 रुपीज, तो 9,000 इंटू 70 6,30,000, और यही पेमेंट रिसीव कर लेंगे। ये पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000। कोई चेंजेस नहीं है अकाउंटिंग एंट्रीज में, क्लियर है क्या, करो कंप्लीट। अबे है ही नहीं, कहां से आएगा, 100 रुपए का था, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 70 रुपए अलॉटमेंट में, आपका जान लेगा अगले की। सेकंड केस, जहां पे डिबेंचर को इशू करेंगे डिस्काउंट पे, किस पे, शेयर्स नहीं करते, डिबेंचर्स तो होते हैं डिस्काउंट पे।
फिर लोगों से ऐसे ले लिया कि भाई अभी तुमसे 95 रुपीज ले लेते हैं, इन फ्यूचर तुमको पूरा 100 रुपीज दे देंगे, क्या होगा ना डिस्काउंट पे इशू। 100 रुपए का डिवेंचर कम पे दे दिया, डिस्काउंट। शेयर्स में कहाँ करे थे? शेयर्स में तो सिर्फ फॉरफीचर वाले केस में किया था अपन ने ना। अभी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होने वाली है? टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड issued 10,000 12% debenture of 100 each at a discount of 5% payable as follows on application 40 on allotment 55. Show the journal entries including those for cash assuming that all the installment were duly collected. सारा पैसा मिल गया। अब सर डिस्काउंट जो 5% है, अब 100 रुपीज का 5% मतलब 5 रुपीज का डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट है वो एप्लीकेशन के साथ अप्लाई होगा कि अलॉटमेंट के साथ अप्लाई होगा? वही जो कंपनी के केस में होता था ना, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्काउंट किसके साथ आएगा? अलॉटमेंट के साथ। और क्या एंट्रीज रहने वाली है? तो पहले पेमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन वाले के साथ नहीं लगाना, ट्रांसफर वाले के साथ लगाना है हमेशा। भाई पहली एंट्री में मतलब बैंक वाली एंट्री में नहीं लगाओगे परसेंटेज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसफर वाली एंट्री में हमेशा लगाना ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 4 लाख। इसके बाद यही अमाउंट ट्रांसफर होगा कहाँ पे? डिवेंचर्स में। तो एंट्री बनेगी क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, पूरा अमाउंट ट्रांसफर। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट है। अगर प्रीमियम होता था तो हम लोग क्या करे थे? उसको क्रेडिट करे थे ना। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस को क्या करेंगे? डेबिट। तो लॉस का नाम क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हाँ थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, पर ये लिखना है, पूरा लिखने का है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अभी अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए? 55 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 5,50,000। डिस्काउंट कितने रुपीज का था? 5 रुपीज का ना। तो 10,000 इंटू 5,50,000 किस में आ जाएगा? डिस्काउंट में। और टोटल डिवेंचर कितने से क्रिएट होगा? 60 से। तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10,000 6 लाख। क्लियर है? मतलब कि यहाँ इसको अलग अलग कर लो। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 40। तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 55। अलॉटमेंट का अमाउंट है 55, अब डिस्काउंट है इसका मतलब ये दिया हुआ है 60 माइनस 5। क्लियर ना? तो अभी डिवेंचर पे कितना क्रिएट हो जाएगा? 60। और पेमेंट रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आना चाहिए? 5,50,000। लेकिन डिस्काउंट का पैसा थोड़ी लेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट वाला अमाउंट आएगा ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? करो कंप्लीट। थर्ड केस जहां प्रीमियम पे इशू करेंगे, वही जो शेयर्स का ट्रीटमेंट था सेम काम करना है अपने को। इलस्ट्रेशन 3 है, एनसीईआरटी वाला है ना। XYZ Industries Limited issued 2000 10% debenture of 100 each at a premium of 10 rupees per debenture payable as follows on application 50 on allotment 60। प्रीमियम किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। The debentures were fully subscribed and all money was duly received।
रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, शो हाउ द अकाउंट्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट नहीं करा रहा हूँ, बैलेंस शीट कराऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर कराने के बाद, तो समझ में आ जाएगा ज्यादा बेटर। ठीक है, अभी सिर्फ एंट्रीज का ट्रीटमेंट देखेंगे। पहली एंट्री, एप्लीकेशन का मनी आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आना चाहिए? 2000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज। यही ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री बनेगी क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना? पूरा 1,00,000 ट्रांसफर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और साथ में क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तीनों केस हो रहे हैं ना यहाँ पे भी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। हाँ, तो एक्स्ट्रा मनी डिबेंचर्स पे भी ले सकते हैं। क्लियर ना? बात करें अमाउंट्स की, तो अलॉटमेंट टोटल कितने रुपीज का है? 60 रुपीज। तो 2000 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसमें से डिबेंचर कितने से क्रिएट होगा? 50। तो कितना हो जाएगा? 1,00,000। और प्रीमियम 10 रुपीज है तो कितना? 10 इंटू 2000, 20,000। क्लियर क्या? इसी का पेमेंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव हो जाएगा? 1,20,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? करो कंप्लीट।